अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है 9.4 एंड इट इज रेडिएशन। जिस तरह हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स थे, ठीक है। वन वाज कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। सो रेडिएशन बेसिकली क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट का एक अदर मेथड है, ठीक है। कंडक्शन में हम सिर्फ सॉलिड्स की बात करते हैं, ठीक है। सॉलिड में एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन से जो हीट ट्रांसफ़र होती है उस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन, ठीक है। इसी तरह कन्वेक्शन में क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है हीट इन लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड में एंड गैसेस में, जिनको कलेक्टिवली फ्लूइड्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि सॉलिड्स में जो है जस्ट एक ही प्रोसेस हो सकता है ट्रांसफ़र करने के लिए हीट को, दैट वाज कंडक्शन, एंड अदर जो मॉलिक्यूल्स में हो रहा था लिक्विड एंड गैसेस के, दैट वाज कन्वेक्शन। अब ये दोनों प्रोसेसेस क्या हैं कि एक हद तक कन्फाइंड है, ठीक है, उसको ज़्यादा फर्दर यूज़ नहीं किया जा सकता। किस तरह से? लाइक अगर मॉलिक्यूल सॉलिड्स में पड़े हुए हैं तो वो जस्ट अपने एटम्स के अंदर ही हीट ट्रांसफ़र करते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो एयर में है वो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि हीट जो एयर है हमारे पास वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसमें थ्रू एटम्स या फ्री इलेक्ट्रॉन हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, ठीक है। इस तरह से ये जस्ट इस प्लेस तक ही कन्फाइंड रहा या सॉलिड्स तक ही रहा, सॉलिड्स के आगे ये कुछ भी जो है फर्दर नहीं हो सकेगा, ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा हीट को। देन आ जाता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में किस तरह होता है? ट्रांसफ़र अगर हीट होती है तो जस्ट एक सिंगल पाथ में, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स हीट ले रहे हैं किसी भी चीज़ से हीट गेन की, देन क्या हुआ? वो ऊपर चले गए क्योंकि वो लाइटर हो गए इन मास, ठीक है, उनका वेट कम हो गया, वो ऊपर की तरफ चले गए या डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। अब जैसे वो ऊपर चले गए, जो ठंडे मॉलिक्यूल्स थे वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। सो इस तरह ये सिर्फ सिंगल वे प्रोसेस है, इस तरह से ये चलता रहेगा या सर्कल्स में चलता रहेगा कि यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स जिन्होंने हीट एब्जॉर्ब कर ली हुई है वो मूव करते रहेंगे एंड कोल्ड मॉलिक्यूल्स उनकी तरफ आते रहेंगे। सो इन दोनों प्रोसेसेस में हमारे पास कहीं पे भी ऐसा प्रोसेस नहीं आ रहा जिसमें हर तरफ जो है हीट ट्रांसफ़र की जा सके इन ऑल डायरेक्शन। सो अगर हमें हर एक डायरेक्शन में हीट को ट्रांसफ़र करवाना है तो हमारे पास प्रोसेस बचता है जस्ट रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है कि रेडिएशन में अगर हीट ट्रांसफ़र करती है तो वो हर डायरेक्शन में करती है, क्योंकि कन्वेक्शन में सिर्फ सिंगल पाथ रहता है, अप एंड डाउन या लेफ्ट राइट मूव करेगी, ठीक है। इसके अलावा ये हीट कहीं पे भी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकेगी। और उसी तरह से सॉलिड्स में भी जिस सॉलिड की हद तक हीट ट्रांसफ़र की जा सकती है उससे आगे जब एयर आ जाती है हमारे पास या हमने किसी और लिक्विड में उसको प्लेस किया हुआ है तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। सो रेडिएशन वो प्रोसेस है जिसमें हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं इन ऑल डायरेक्शन थ्रू वेव्स, ठीक है। So the transfer of heat through waves. So उस प्रोसेस को या उस मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? These are called रेडिएशन। वो रेडिएशन जो कि वेव्स की सूरत में हर डायरेक्शन में हर एक जगह स्प्रेड आउट हो सकती हैं, उन्हें कहा जाता है रेडिएशंस, ठीक है। अब हमारा जो सन है, सन एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ठीक है, अर्थ से उसका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। सो अगर हम सन की बात करें एंड जस्ट अर्थ की बात करें, ये अर्थ है एंड ये सन। सो अब क्या है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं अगर हीट गेन कर रहे हैं, जो सन के गिर्द मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने हीट गेन की, अब वो इतने लार्ज डिस्टेंस तक नहीं आ सकते कि वो मॉलिक्यूल्स गर्म होकर अर्थ पे आ जाएं एंड अर्थ पे अगर ठंडे मॉलिक्यूल्स थे तो वो ऊपर चले जाएं। तो ये प्रोसेस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इट मीन्स कि सन से अगर हमें एनर्जी गेन करनी है अर्थ पे रह के तो हमें कोई और मेथड अप्लाई करना होगा, ठीक है। सो वो मेथड है हमारे पास रेडिएशन, क्योंकि सन और अर्थ के दरमियान यहाँ पे सारी एयर प्रेजेंट है या वैक्यूम भी प्रेजेंट है। सो सन की रेज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हम तक पहुँचती हैं, दैट इज बेसिकली द रेडिएशंस।
हमने पढ़ा कि कंडक्शन में क्या हुआ, जस्ट सॉलिड तक कन्फाइन रह गए हम। अगर हमने कन्वेक्शन को पढ़ा तो लिक्विड एंड गैसेस तक हमने एक हद तक उसको रख लिया कि बस इनमें ही हीट ट्रांसफर हो सकती है। अब इतने डिस्टेंस से अगर हमें हीट ट्रांसफर करवानी है या हर डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर करवानी है तो सबसे बेटर वे है हमारे पास रेडिएशंस का। सो रेडिएशन के थ्रू हम किसी भी डिस्टेंस तक या किसी भी डायरेक्शन में हीट को ट्रांसफर करवा सकते हैं, बेशक उसमें एयर भी प्रेजेंट हो, वैक्यूम भी प्रेजेंट हो, और वो इजीली एक जगह से हीट दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगी। सो अगर हम देखें कि हीटर्स को हम यूज़ करते हैं घरों में, ठीक है, हीटर्स को हमने यूज किया, हीटर से क्या हुआ, कन्वेक्शन का प्रोसेस। हीटर्स क्या है, एक वो चीज है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। अब हीट अगर हमें हीटर से मिल रही है, इट मींस ये एक फायर प्लेस है। फायर प्लेस वो चीज जो हमें आग दे रही है या कोई भी एनर्जी दे रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब उधर से हम तक रेडिएशन किस तरह पहुंच रही है, उससे हम तक हीट किस तरह से ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। अब हीट के आगे जितने एयर के मॉलिक्यूल्स थे वो क्या करेंगे, इस हीट एनर्जी को गेन कर लेंगे। गेन कर लिया, अब वो क्या हो गए, लाइट इन डेंसिटी, ठीक है। अब उनकी डेंसिटी कम हुई, सो जैसे वो हल्के हुए वो ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो गए, ठीक है, ये ऊपर की तरफ चले गए। अब ऊपर एयर में क्या था, वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे जिनके अंदर एनर्जी कम थी, एंड एनर्जी कम हुई इट मींस वो ठंडे मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर दिया। अब वो जब नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्जैक्टली यहाँ से गेन करेंगे हीट, ठीक है, एंड वो अगेन ऊपर चले जाएंगे और जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। सो ये एक सिंगल वे प्रोसेस चलता रहेगा। किसी भी फायर प्लेस पे हम बात करें तो कन्वेक्शन के थ्रू जस्ट एक सिंगल वे प्रोसेस हमारे पास चलता रहेगा। अब अगर हम रेडिएशंस में देखें तो क्या होगा कि हमने सिर्फ इतना पोर्शन तो रूम का गर्म नहीं करना हीटर्स को यूज करके, हमें तो पूरा रूम गर्म चाहिए। तो इट मीन्स के बाकी डायरेक्शन में हीट कहाँ से पहुंची, सो यहाँ पे जो हीट आई या इसके सेंटर में जो हीट आई वो थ्रू रेडिएशंस आएगी, ठीक है। रेडिएशन हर एक एक डायरेक्शन में फैलेंगी वेव्स की सूरत में। वेव्स किस तरह की होती है, यू अप एंड डाउन, ठीक है। अप साइड ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रस्ट एंड डाउनवर्ड इज कॉल्ड ट्रफ। सो जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलता है तो हमारे पास एक वेव बन जाती है इस तरह से, ठीक है। सो वो वेव क्या कर रही होती है, बेसिकली वो हीट गेन करती है एंड वो इस तरह से पूरी वेव के फॉर्म में उस हीट को हर जगह पे ट्रांसफर कर देती है पूरे रूम के अंदर। सो अगर हम हीटर्स यूज कर रहे हैं तो उसमें खाली कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन दोनों प्रोसेसेस यूज होते हैं, तब हमारे पास कोई भी हीट ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम लोग हीट को ट्रांसफर नहीं करना चाह रहे थ्रू द वेव्स तो क्या करेंगे, इसके आगे कोई भी ऐसी चीज रख दें जहां से रेडिएशन पास आउट नहीं हो सकती, वेव्स आगे नहीं गुजर सकती, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वेव्स की यहाँ पे सप्लाई खत्म हो जाएगी और वो आगे नहीं जा सकेगी, ठीक है। सो अगर हमने वेव्स को खत्म करना हो तो हम उसके दरमियान कोई ऐसी चीज रख देते हैं जो रेडिएशन को आगे पास आउट ना होने दे। अब रेडिएशंस भी जो हैं वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि हर टाइम हर बॉडी रेडिएशंस को एमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। सो डिपेंडेंस क्या है इसकी, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं, नंबर 1 ये कलर और टेक्सचर पे डिपेंड करते हैं। कलर एंड टेक्सचर, कलर एंड टेक्सचर में क्या होता है कि कौन सा कलर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है या कौन सा कलर ऐसा है जो ज्यादा एमिट कर सकता है रेडिएशंस को। यानी कि हमारे पास दो ही प्रोसेस होते हैं रेडिएशन में, या एब्जॉर्प्शन या एमिट, ठीक है। एब्जॉर्ब में क्या होता है, सारी की सारी रेज जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, रेज या वेव्स वो जज़ब कर लेती है कोई भी चीज, ठीक है। जो भी सरफेस हम यूज करेंगे वो सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, या वो एमिट करेगा, यानी उसके अंदर अगर हीट ज्यादा है तो वो अपनी हीट निकाल देगा, बाहर निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। सो रेडिएशन में सिर्फ ये दो प्रोसेसेस ऑल द टाइम होते रहते हैं कि जिस बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा है वो या तो एमिट कर देगा, अपनी रेडिएशंस दे देगा,
या अगर उसके पास कम हीट है तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, दूसरे से ले लेगा। अब ये डिपेंडेंस किस किस पे है रेडिएशन की, कि किस हद तक कोई चीज़ एब्जॉर्ब करेगी रेडिएशंस को या अपने अंदर से निकाल देगी, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करे, वो डिपेंड करे कलर एंड टेक्सचर ऑफ सरफेस, कि बॉडी का कलर किस तरह का होगा तो वो कितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, या किस तरह का टेक्सचर होगा, लाइक वो बिल्कुल रफ सरफेस है या बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, उस पर डिपेंड करेगा। नंबर 2, सरफेस टेम्परेचर। ये सरफेस टेम्परेचर पे भी बहुत डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर होगा एक बॉडी का, तब वो दूसरे से या तो रेडिएशंस को ले लेगी या अपनी रेडिएशंस भी उसको प्रोवाइड कर देगी। सो सरफेस टेम्परेचर पे भी बहुत डिपेंड करता है कि किस हद तक रेडिएशंस जो है एब्जॉर्ब की जा सकती हैं या एमिट की जा सकती हैं। नंबर 3 जो हमारे पास डिपेंडेंस है दैट इज सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया पे भी बहुत डिपेंड करता है कि कितनी हद तक हमारे पास सरफेस प्रेजेंट है, उसमें से ज़्यादा एमिट की जा सकती हैं या एब्जॉर्ब की जा सकती है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक बॉक्स इतना सा है, ठीक है, एंड एक बॉक्स बड़ा है, इट मीन्स और दोनों के पास जो टेम्परेचर है या हीट हमारे पास है 50 जूल्स, ठीक है, जबकि रूम टेम्परेचर पे हम कह लेते हैं 25 जूल्स है, 50 जूल्स। अब क्या होगा कि इसका सरफेस एरिया बढ़े, ठीक है, हर एक जो पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो सारे वेव्स के थ्रू रेडिएशन एमिट कर देंगे। ठीक है, सो इट मीन्स कि यहाँ से ज़्यादा एमिशन होगी क्योंकि एरिया बढ़ गया, ज़्यादा रेज हमारे पास, ज़्यादा वेव्स आ रही हैं जो कि रेडिएशन को अपने अंदर से निकाल रही हैं। और अगर हम छोटी सरफेस को देखें तो इसका एरिया चूँकि कम है तो हमारे पास थोड़ी रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, सो इस पे भी डिपेंड करता है कि रेडिएशंस जो निकल रही हैं किसी भी बॉडी के अंदर से, ये एब्जॉर्ब हो रही हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही हैं, वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड कर रही हैं, क्योंकि जितना एरिया बड़ा होगा उतनी रेडिएशन ज़्यादा से ज़्यादा एमिट होंगी। सो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज द कलर एंड द टेक्सचर। सो कलर एंड टेक्सचर पे किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं उसको देख लेते हैं, एंड टेम्परेचर को भी। सो सबसे पहले टेम्परेचर से स्टार्ट कर लेते हैं। टेम्परेचर, ठीक है, अब टेम्परेचर पे किस तरह से रेडिएशन डिपेंड कर रही है। लेट्स सपोज हमारे पास 2 हैं चीज़ें, एक हम कप ले लेते हैं टी का, वन इज अ कप ऑफ टी एंड अदर इज ग्लास। ठीक है, एक ग्लास है कोल्ड वाटर का, कोल्ड वाटर, एंड एक हमारे पास कप है दैट इज ऑफ टी और कॉफी। ठीक है, इट मीन्स कि अब जो चाय है या कॉफ़ी है ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा एंड उसके अंदर से ये स्टीम निकलती नज़र आ रही होगी, वो क्योंकि गर्म होगी। ठीक है, रूम टेम्परेचर हम रख लेते हैं 25 डिग्री। अब अगर इसके अंदर से हीट बाहर निकल रही है, हमें इन द फॉर्म ऑफ स्मोक नज़र भी आ रही है, इट मीन्स इसके अंदर हीट ज़्यादा है। लेट्स सपोज इसमें हीट है 45 डिग्री। सो क्या होगा कि अब इसके अंदर तो हीट ज़्यादा थी और हमारा रूम टेम्परेचर में कम थी, इट मीन्स कि अब ये कॉफ़ी का कप या जो टी का कप है वो अपनी रेडिएशंस को बाहर निकाल देगा ताकि दोनों का टेम्परेचर इक्वल आ सके। ठीक है, एंड वो क्या करेगा, अपनी जितनी भी अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब की होगी उसने ड्यूरिंग बर्निंग या कुकिंग, हम लोगों ने उसको हीट दी है, तो वो क्या करेगी, सारी की सारी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक है, इट मीन्स कि अब क्या हो रहा है, ये हमारे रूम टेम्परेचर जो है 25 डिग्री वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा एंड कप ऑफ टी ठंडा होना शुरू कर देगा। सो यही रीज़न है कि अगर कोई भी चीज़ रखी जाए थोड़ी देर के लिए तो वो ठंडी हो जाती है, कोई गर्म चीज़ हो, क्यों, क्योंकि इससे रेडिएशंस निकलती है और रेडिएशंस क्या है, बेसिकली हीट ट्रांसफ़र करने का मेथड। सो जैसी रेडिएशंस निकली तो उसने क्या किया, अब उसकी एनर्जी कम होना शुरू होगी एंड इवन टेम्परेचर भी कम होता रहेगा। लेट्स सपोज ये अब 30 डिग्री पे आ गया। ठीक है, एंड इतना ही जब तक एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नहीं होगा तब तक रेडिएशंस बाहर निकलती रहेंगी। इसी तरह से अगर एक बॉडी का टेम्परेचर कम है और हमारा जो है रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री और जो हमने कोल्ड वाटर रखा हुआ है, लेट्स सपोज इसका टेम्परेचर है 15 डिग्री।
इट मीन्स कि अब ये तो ठंडा पानी था और हम अगर ठंडा पानी रखें गर्मियों में तो आम रूटीन में क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है थोड़ी देर के बाद। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है। सो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली रेडिएशंस जो हैं वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगी। सो ये कोल्ड वाटर क्या करेगा, यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, ठीक है। सो जहाँ पे हीट एमिट हो रही थी वो था हमारा कॉफ़ी का कप या टी का कप, एंड जहाँ हमारी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है इट इज़ कोल्ड वाटर। सो क्या होगा कि अब इस टेम्परेचर से ये हीट गेन करना शुरू कर देगा एंड आहिस्ता आहिस्ता ये भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। जो कोल्ड वाटर है अब उसने एनर्जी गेन कर ली है। अब ये सारा प्रोसेस क्या हो रहा है, बेसिकली ये वेव्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे रेडिएशंस जो हैं वो हेल्प आउट कर रही हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम कप ऑफ टी टू द एटमॉस्फेयर और फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द कोल्ड वाटर। सो इस तरह हमें पता चलता है कि रेडिएशंस जो है वो टेम्परेचर पे कितना डिपेंड कर रही हैं कि अगर एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली एमिट करने लग जाएगा, रेडिएशंस बाहर निकालेगा ताकि वो एक नॉर्मल रेंज में आ सके, उसकी अपनी हीट कम हो सके। इसी तरह से अगर कोई चीज़ ठंडी है तो वो क्या करेगी, वो एटमॉस्फेयर से या किसी भी और जगह से गेन कर लेगी हीट को ताकि वो भी एक नॉर्मल रेंज में आ सके। सो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कितनी रेडिएशंस हमारे पास बाहर निकलेंगी या कितनी एब्जॉर्ब की जाएंगी। सो टेम्परेचर के बाद सेकेंडली हमारा पॉइंट आ जाता है एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन थ्रू कलर। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब एमिशन या एब्जॉर्प्शन जो है रेडिएशन की वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि किस तरह के कलर्स को हम यूज़ करें, ठीक है। लेट्स सपोज ब्लैक कलर जो है वो किस तरह की रेडिएशन वो क्या करता है, एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह वाइट कलर है। सो इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि कलर्स जो हैं वो कैसे कैसे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं या किस तरह से एमिट करते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, दैट इज लेस्ली क्यूब्स। एक हमने लेस्ली क्यूब को पढ़ना है, ठीक है। उसमें बेसिकली है क्या, एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब इस तरह से बना हुआ है। अब उसकी 4 साइड्स, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 बैक साइड। ये 4 साइड्स पे हमने डिफरेंट कलर्स के पेपर्स लगा दिए या डिफरेंट पेपर्स को ही यूज करके ये साइड्स हमने बना लिए, ठीक है। एक हमने क्या बनाई है, एक रेड कलर की है या कोई सा भी कलर, एक ब्लैक कलर, ठीक है। एक साइड लेट सपोज ये फ्रंट वाली ब्लैक कलर की है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक वाइट साइड है, प्योर वाइट, ठीक है। लेट सपोज ये वाली साइड हमने वाइट रख ली एंड ये है ब्लैक, ठीक है, डल ब्लैक या ब्लैक। अब एक हमने सरफेस किसी और कलर की बनानी है, कोई भी कलर हो, लेट सपोज ये ब्लू ही है, एक ब्लू कलर की है। एंड एक सरफेस जो हमने बनानी है दैट इज शाइनी सिल्वर, सिल्वर कलर की लेयर बनानी है, ठीक है। सो हमने 4 साइड्स पे क्या किए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज कर लिए। एक ब्लैक है, डल ब्लैक, द नेक्स्ट वन इज वाइट। एक कोई सा भी हमने कलर यूज करना था, हमने इधर ब्लू यूज किया, ठीक है। एंड एक शाइनी सिल्वर हमने सरफेस यूज की है फॉर मेकिंग दैट क्यूब, ठीक है। अब हर एक को हमने क्या करना है, डायरेक्टली एक रेडिएटर के आगे रखने। रेडिएटर क्या है, बेसिकली जो रेडिएशंस के बारे में हमें बताएगा कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बताएगा कि ये कितनी रेडिएशन निकाल रहा है या कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। लाइक थर्मोमीटर जो टेम्परेचर के बारे में बताता है कि इस टाइम बॉडी का कितना टेम्परेचर है, डाउन है या हाई हो चुका है। इसी तरह से रेडिएटर भी बताएगा कि इस टाइम पे रेडिएशंस एब्जॉर्ब की जा रही हैं या एमिट हो रही हैं या हीट किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। अब ब्लैक वाले के आगे भी रेडिएटर रखा। देन हमने क्या करना है कि एक पानी को, गर्म पानी इसके अंदर डाल देना, ठीक है। हॉट वाटर हमने इसमें डाल दिया। अब ओब्वियसली क्या है कि वो पानी गर्म है, एंड गर्म होने का क्या मतलब है कि ये रूम टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। लेट सपोज इसका टेम्परेचर है 100, ठीक है, क्योंकि पानी बॉइलिंग स्टार्ट करता है 100 डिग्री एंड हमने हॉट वाटर का, इट मीन्स 100 तक ज़रूर होगा। अब हमने वो वाला पानी इसके अंदर फिल कर दिया
अब रूम टेम्परेचर कम था, ऑब्वियसली जो है रेडिएशन एमिट करेगा, ये ट्रांसफ़र करना चाहेगा अपनी तमाम रेडिएशन जहाँ पे हीट कम है। सो अब ब्लैक सरफेस पे हमने रेडिएटर को रखा, देन वाइट पे रखना है, फिर ब्लू के सामने रखना है, एंड देन शाइनी सिल्वर सरफेस के आगे रख के ऑब्जर्व किया कि जो ब्लैक वाला है वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है एंड एमिट करता है रेडिएशन को, एब्जॉर्ब एंड एमिट। सो ब्लैक कलर जो है वो गर्मियों में इसीलिए ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि वो तमाम हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इवन एमिट भी बहुत ज़्यादा करता है। सो जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी या जितनी हीट एमिट की जाएगी वो कलर उतना ही आपके लिए गर्मियों में अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा वाइट कलर को प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वाइट कलर ना एब्जॉर्ब करता है एंड ना ही एमिट करता है, नॉट एब्जॉर्प्शन एंड नो एमिशन। सो वाइट कलर बेसिकली एक बेस्ट रेडिएटर है, यानी वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जितनी भी इसके ऊपर रेज पड़ती हैं वो उनको अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देता बल्कि टकरा के वापस भेज देते हैं। लेकिन ब्लैक कलर क्या करता है, जितनी भी रेडिएशंस होंगी या जितनी भी हीट उसको मिल रही होगी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहेगा, या अगर कहीं हीट कम है तो सारी की सारी हीट उसको ट्रांसफ़र कर देगा। इट मीन्स के ब्लैक जो है वो बेस्ट एब्जॉर्बर है एंड बेस्ट एमिटर है। लेकिन वाइट कलर जो है वो ना तो एब्जॉर्ब करता है ना ही एमिट करता है, बल्कि जितनी भी रेज इस पर फॉल करती हैं वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह जो भी कलर सरफेस हम यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा एंड थोड़ी सी एमिट भी करेगा रेडिएशंस को। लेकिन शाइनी सिल्वर जो है वो वाइट से भी ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि वो सारी के सारी रेडिएशन, वाइट कुछ रेडिएशंस जो है फिर भी अपने अंदर से कभी पास आउट होने देते हैं, लेकिन शाइनी सिल्वर जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है। जितनी भी रेज इसके ऊपर फॉल करेंगी ये ना बाहर जाने देगा ना खुद एब्जॉर्ब करेगा बल्कि रिफ्लेक्ट कर देगा। इस तरह से, जिस तरह अगर हम मिरर को सनलाइट में रखें या किसी भी लाइट में रखें तो मिरर से टकरा के लाइट कहीं और फॉल कर जाती है, ठीक है। इसी तरह वो जो शाइनी सिल्वर सरफेस है वो क्या करेगी, तमाम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी, अपने अंदर ना एब्जॉर्ब करेगी एंड ना ही एमिट करने देगी। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एक ग्राफ आता है, ग्राफ नहीं टेबल, जिसमें हमें पता चलेगा कि कौन सी बेस्ट है एब्जॉर्बर के तौर पर एंड कौन सी रिफ्लेक्टर के। सो नेम्स लिख लेते हैं हम। सबसे पहले ब्लैक को यूज़ कर लिया, देन वाइट या कोई भी कलर, कलर्ड सरफेस, देन वाइट एंड सिल्वर शाइनी सरफेस, ठीक है। ये हमने फॉर जो है कलर्स यूज़ किए अपने लेसलेस क्यूब में, ठीक है। देन हमने क्या करना है, देखना है कि कौन सा एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन एमिट कर रहा है एंड कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो ब्लैक कलर हमने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बर है, गुड एब्जॉर्बर या बेस्ट है, सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को। एंड अगर डे टाइम है और उसने हीट सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। डे टाइम में क्या था, टेम्परेचर ज़्यादा था, लेट्स सपोज 45 डिग्री था एंड ब्लैक सरफेस हमने रखी, उसका टेम्परेचर कम था, तो उसने क्या किया, सारी हीट एब्जॉर्ब कर ली। अब नाइट टाइम में क्या हुआ, टेम्परेचर कम हो गया और ब्लैक सरफेस के पास बहुत ज़्यादा हीट थी, तो वो क्या करेगा, एमिट कर देगा, ठीक है। इट मीन्स वो एब्जॉर्ब भी उतनी ही करता है एंड एमिट भी उतनी करता है जहाँ पे रिक्वायर हो। सो ये बेस्ट एब्जॉर्बर है एंड बेस्ट ही एमिटर है, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्ट ये बिल्कुल भी नहीं करता, इट मीन्स ये वर्स्ट रिफ्लेक्टर है, ठीक है। सो अब कलर पे आ जाते हैं। कोई भी कलर्ड सरफेस होगी वो भी गुड एब्जॉर्बर होगी। हम अदर देन अगर ब्लैक, वाइट और शाइनी सरफेस यूज़ कर रहे हैं, कोई भी कलर रेड, ब्लू एंड ग्रीन वगैरह कुछ भी यूज़ करें तो वो थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब करेगी एंड थोड़ी बहुत एमिट करेगी, ठीक है। लेकिन वो भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, कोई भी और कलर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह से अब वाइट जो है वो है बैड एब्जॉर्बर, ना वो एब्जॉर्ब करते हैं ना वो एमिट करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वो एक गुड रिफ्लेक्टर है।
जितनी भी उस पे रेस आके फॉल कर रही हैं वो उन्हें रिफ्लेक्ट कर देगा। लेट्स सपोज अगर डे टाइम में टेम्परेचर 45 डिग्री है एंड हम एक वाइट कलर का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं या किसी भी पर्पस के लिए कोई वाइट कलर चीज़ हमने रखी है, तो वो कभी भी इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि जितनी भी हीट उसके ऊपर आके टकराएगी वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इट मीन्स कि अब जो भी हमने जिस भी चीज़ को वाइट कलर से रैप किया हुआ है या उसको सेव किया हुआ है वाइट कलर की चीज़ से, तो उसमें हीट नहीं जा रही, तो वो एक बहुत मॉडरेट सा टेम्परेचर हमारे पास रहेगा। इसी तरह से अगर शाइनी सिल्वर हम देखें तो वो एक वर्स्ट एब्जॉर्बर है एंड ऑल्सो एक वर्स्ट जो है एमिटर है, लेकिन एक बेस्ट रिफ्लेक्टर है। जहाँ पे भी हमने रिफ्लेक्ट करवाना होता है ज़्यादा से ज़्यादा हीट को, वहाँ पे हम लोग शाइनी सरफेस, सिल्वर शाइनी सरफेस यूज़ करते हैं ताकि जितनी भी हमारे पास रेडिएशंस हैं वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएं, ठीक है। इसी तरह से अगर एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट है, एक ब्लैक सरफेस एंड एक शाइनी सिल्वर या कोई वाइट, हमने इस तरह से दो कार्ड ले लिए, ठीक है। अब सेंटर में हमने एक कैंडल रख दी है एंड कैंडल क्या करेगी, ऑब्वियसली हीट प्रोवाइड करेगी एंड उनके साथ हमने एक थर्मोमीटर भी अटैच कर दिया है ताकि हमें टाइम टू टाइम इसका टेम्परेचर पता चलता रहे। लेट्स सपोज पहले दोनों का टेम्परेचर था 25 डिग्रीज, ठीक है। अब हमने हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दी। ऑब्वियसली जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इट मीन्स हम टेम्परेचर को इंक्रीज करवा रहे हैं, हीट दे रहे हैं उसको, ठीक है। सो क्या होगा कि ये जो ब्लैक सरफेस है वो जल्दी से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी, ठीक है। जितनी भी हीट होगी वो इसके अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी एंड ऑटोमेटिकली टेम्परेचर इंक्रीज करके लेट्स सपोज ये 40 डिग्री चला जाएगा, जिससे क्या पता चलता है कि जो ब्लैक कलर है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है एज कम्पेयर टू एनी अदर कलर, ठीक है। चाहे हम यहाँ वाइट यूज़ करें, शाइनी सरफेस यूज़ करें या कोई भी कलर्ड सरफेस यूज़ करें, उसके मुकाबले में ब्लैक जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। सो ये था हमारा एक रेडिएशंस के बारे में कि एक तो टेम्परेचर किस तरह डिपेंड कर रहा होता है एंड अदर थिंग कि किस तरह से कलर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं कि कितनी हीट को एब्जॉर्ब करना है एंड कितनी हीट को एमिट करना है। द थर्ड पॉइंट इज सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया में क्या होता है, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी रेडिएशन ज़्यादा निकलेंगे एंड जितना ही एरिया कम होगा उतनी रेडिएशंस कम निकलेगी। लेट्स सपोज अगर हमने एक बड़ा टब रखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हम इस तरह से कोई भी बीकर वगैरह ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, ज़्यादा पानी स्टोर हो सकता है, ठीक है। हम इसमें पानी भरना चाह रहे हैं तो ज़्यादा पानी हो जाएगा। इसके बरक्स अगर हम एक ग्लास देखें तो उसमें क्या होगा, कम पानी एब्जॉर्ब होगा ना, ठीक है। इट मीन्स जितना उसका एरिया था हम उतनी स्टोरेज कर सकते हैं। वही हाल जो है हमारे पास रेडिएशंस का है कि अगर हमने हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र करवानी है तो हमें बड़ी एरिया की चीज़ लेनी होगी, या अगर हमें हीट को एब्जॉर्ब करवाना है या बाहर एमिट करवाना है तो एक सरफेस एरिया भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो अगर सरफेस एरिया बड़ा होगा उसमें से ज़्यादा हीट पास आउट हो सकेगी या एब्जॉर्ब हो सकेगी या एमिट कर सकेगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एरिया छोटा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि कम रेस जो हैं या कम वेव्स बाहर निकल सकेंगी या एब्जॉर्ब की जा सकेंगी, ठीक है। लेट्स सपोज इसमें हमारे पास हम कह लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 वेव्स जो हैं वो यहाँ पे एब्जॉर्ब करवा दी हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर 25 डिग्री था, इसका टेम्परेचर जो था 15 डिग्री था, तो इसने एब्जॉर्ब कर ली वेव्स, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बाहर ज़्यादा था तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, बाहर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि दोनों एक बराबर जो है टेम्परेचर में आ जाए। अब उसने 7 वेव्स एब्जॉर्ब कर ली, जबकि एक छोटे एरिया वाले ने कितनी की 1 2 3 4 5 जस्ट 5 वेव्स। इट मीन्स ये सरफेस एरिया पे भी बहुत डिपेंड करता है कि अगर सरफेस एरिया बड़ा होगा तो उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी हो सकेगी, उतनी ज़्यादा एमिशन भी हो सकेगी, एंड अगर एरिया कम होगा तो उतनी ही कम हम लोग वेव को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। सो ये था हमारा रेडिएशंस के बारे में कि 3 जो मेन फैक्टर्स थे उन पर डिपेंड करती है। पहला हमारे पास कौन सा था कि किस तरह का कलर होगा, किस तरह का टेक्सचर होगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड था कि सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा तो कितनी हीट एब्जॉर्ब हो सकेगी एंड कितनी एमिट हो सकेगी, एंड थर्ड वन वाज था सरफेस एरिया कि कितना सरफेस एरिया
होना चाहिए, तो फिर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हीट को हम बाहर निकाल सकते हैं या एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा रेडिएशन का टॉपिक। द नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में इन रेडिएशंस का क्या काम है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी के शीशे बंद कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, अंदर बहुत ज़्यादा हीट होना शुरू हो जाती है, इवन अगर आपने एसी वगैरह नहीं ऑन किया हुआ, ठीक है। सो वो क्यों हो रहा होता है? थ्रू द रेडिएशंस, ठीक है। जितनी भी रेडिएशंस ग्लास पे आके फॉल कर रही होती हैं वो आपकी गाड़ी को हीट अप कर रही होती हैं। सो अब हो क्या रहा है कि सन से तो हमारे पास हर टाइम रेडिएशंस निकलती आ रही है, मतलब हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए जो मोड है वो रेडिएशन है। सो रेडिएशन के थ्रू हम तक हीट पहुंचती जा रही है, ठीक है, सन से यहाँ पे आ रही है। अब ऐसा नहीं होता कि जो है सन से जितनी भी रेज आए वो एक ही वेवलेंथ की हो, ठीक है, उन इस तरह से क्रस्ट रफ बिल्कुल एक ही तरह के हों, ठीक है। कुछ बड़े छोटे भी हो सकते हैं, कुछ की वेवलेंथ ज़्यादा हो सकती है, कुछ की वेवलेंथ कम हो सकती है, ठीक है। सो सन जो है वो एक तो हमें हीट दे रहा है, ठीक है, उसके अलावा इससे जो रेडिएशंस आ रही हैं, एक आ रही है बड़ी वेवलेंथ की, ठीक है। जो बड़ी वेवलेंथ की रेडिएशन है उन्हें कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। एंड जो छोटी वेवलेंथ की रेडिएशंस आ रही हैं उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है। अब ये तमाम जो रेज हैं वो सन से फॉल कर रही हैं, ठीक है, कुछ बड़ी वेवलेंथ की हैं, कुछ छोटी वेवलेंथ की हैं। अब हम क्या करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में बेसिकली हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। वो सीजनल प्लांट्स जो कि एक सीज़न में हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं, जिस तरह अब हर तरह के फ्रूट अवेलेबल हैं, वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, वो क्यों अवेलेबल हैं? क्योंकि उन्हें आर्टिफिशियली ग्रो करवाया जा रहा है, उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है जिसके अंदर वो ग्रो खुद ब खुद कर सकें, ठीक है। सो वो जहाँ पे ग्रो करते हैं वो बेसिकली होता है हमारे पास ग्रीन हाउस, उसको ग्रीन हाउस कहा जाता है। उसकी वॉल्स ग्लास या पॉलीथीन से बनाई जाती हैं, ग्लास और पॉलीथीन। अब ये ग्लास एंड पॉलीथीन क्या काम करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर वेवलेंथ के रेडिएशन को पास आउट होने देते हैं। सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं अल्ट्रावायलेट, सिर्फ वो पास आउट हो सकेंगे ग्लास और पॉलीथीन से, ठीक है। अब वो रेडिएशंस क्या हो रही हैं? प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड हर चीज़ जो है वो हर टाइम पे रेडिएशन एमिट करती है। इवन वॉल्स हो, हमारी टेबल चेयर्स जो भी हैं वो रेडिएशन को एमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं हर टाइम, ठीक है। सो प्लांट्स ने क्या किया, यहाँ सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद ये भी रेडिएशंस जो है वो एमिट करेंगे। जो रेडिएशंस बॉडी एमिट कर रही होती है वो होती है लार्जर वेवलेंथ की। लार्जर वेवलेंथ इट मीन्स वो है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेज जो हैं यहाँ से एमिट हो रही हैं। अब चूंकि हम लोगों ने ग्लास और पॉलीथीन यूज किया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल वेवलेंथ के जो रेज हैं उनको पास आउट होने दे रहे हैं, जो लार्जर हैं उनको पास आउट नहीं होने देगा। इट मीन्स ये जैसे ही ग्लास से टकराएंगी या पॉलीथीन से ये वापस अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब अंदर आने का मतलब क्या है कि वो टेम्परेचर को इंक्रीज करती जा रही है एंड जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वो इनके लिए हेल्पफुल होगा, प्लांट्स वगैरह के लिए, कि वो जल्दी ग्रो कर सकें। एंड जितना भी हमारे पास फ्रूट है या वेजिटेबल है, ये जो भी हम ग्रो करवाना चाह रहे हैं आर्टिफिशियली, वो जल्दी से जल्दी हमारे पास तैयार हो जाता है। सो ये बेसिकली हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि जो सन से स्मॉल वेवलेंथ की रेज आ रही हैं उनको जस्ट एब्जॉर्ब किया एंड जो बॉडी खुद एमिट करती है वो सब की सब रिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि हमने ग्लास या पॉलीथीन को यूज कर लिए। अब हमारे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो आम रूटीन में भी बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है क्योंकि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो भी इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली हो क्यों रही है? एक तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इवन जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर वेपर्स हैं वो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करें? वो प्रोड्यूस करें ग्रीन हाउस इफेक्ट।
इसका क्या मतलब है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ग्लास और पॉलीथीन का काम करें। ये क्या करते हैं, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस एब्जॉर्ब हो गई। अब जो सन और अर्थ के दरमियान एक हमारे पास यहाँ पे जो होल है अर्थ को जिसने कवर किया हुआ है, ठीक है, वो भी एक ग्लास और पॉलीथीन का काम करता है। वो इंफ्रारेड रेस को पहुंचने ही नहीं देता जमीन पे। ठीक है, इट मीन्स सारी की सारी अल्ट्रावायलेट रेज ही अर्थ पे फॉल कर रही हैं क्योंकि इंफ्रारेड ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब हो गई। अब जो बॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट है अर्थ पे वो सारी इंफ्रारेड रेज जो हैं एमिट करती हैं। ठीक है, मोस्टली इंफ्रारेड रेज एमिट करती हैं, तो वो इंफ्रारेड रेज जो हैं वो इस होल से बाहर नहीं जा सकती, तो ऑटोमेटिकली क्या वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हैं। ठीक है, तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग अपने फ्यूल में यूज़ करते हैं, इतनी ज़्यादा व्हीकल्स को हम यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स यूज़ हो रहे हैं, कार्स, बसेस वगैरह, इतनी ज़्यादा यूज़ होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई है एयर के अंदर। अब वो क्या कर रही है, वो अल्ट्रावायलेट रेस को जल्दी से एब्जॉर्ब करके और खुद इंफ्रारेड रेस निकाल रही है। सो इंफ्रारेड रेस की तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो अर्थ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रही है। एंड वाटर वेपर्स भी सेम यही काम कर रहे हैं कि जल्दी से अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करते हैं एंड इंफ्रारेड रेस को जो है एमिट करने के बाद वो क्या करते हैं, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज करता जा रहा है, जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सो जितना भी हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड का यूसेज कम कर देंगे, हमारी अर्थ का टेम्परेचर उतना ही फॉल कर जाएगा क्योंकि उतनी ही इंफ्रारेड रेस कम एमिट हो सकेंगी। सो ये था हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि रेडिएशंस के ही फिनोमेना पे काम करे कि रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करता है एंड रेडिएशन ही एमिट करवाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज करता जाता है। सो ये था हमारा टॉपिक नंबर 9.4।